रिटायरमेंट प्लानिंग का पहिया एक ही धुरी के इर्द गिर्द घूमता है, पेंशन। और हो भी क्यों ना, पेंशन ही तो वो बैसाखी होगी जो ये इंश्योर करेगी कि नौकरी छोड़ने के बाद भी हर महीने हाथ में खर्चा पानी के लिए पैसे आते रहें। पेंशन प्लानिंग के लिए वैसे तो कई सारी स्कीमें मौजूद हैं, कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम काफ़ी पॉपुलर है। इसके बारे में हम आपको मालामाल वीकेंड में डिटेल में बता चुके हैं, जिनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहरहाल इस योजना में एक लिमिटेशन है, एक बाध्यता है। इसमें सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कम उम्र से ही अपने लिए पेंशन का इंतजाम करना चाहे तो उसके लिए एनपीएस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर बचपन से ही आपको पेंशन के लिए पैसा जुटाने का ऑप्शन मिले तो पूरे 18 साल की कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। एनपीएस में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दूसरी स्कीम है जिसमें आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। नाम है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। इस स्कीम में आप कम उम्र से ही, कम उम्र का मतलब है पैदा होने वाले दिन से ही, अपने बच्चे के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं और 1000 रुपए जितनी सालाना रकम के साथ ही पेंशन का इंतजाम शुरू कर सकते हैं। आज मालामाल वीकेंड में इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। एनपीएस वात्सल्य किसके लिए है, हर महीने 1000 रुपए जमा कर दिए तो 18 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे ये भी बताएंगे। खाता कैसे खुलेगा, पैसे कब और कैसे निकलेंगे, जैसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, बेसिकली ये स्कीम उनके लिए है जो कम उम्र से ही अपने बच्चों के लिए पेंशन का इंतजाम शुरू करना चाहते हैं। पैदाइश के पहले दिन से लेकर 18 साल पूरे होने से एक दिन पहले तक। जैसे ही बच्चे ने 18 साल की उम्र पार की, उसका खाता मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी के बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला, स्कीम से एग्जिट लेने का, मतलब कि जो भी सारी जमा पूंजी है उस पर कमाई हुई जो है वो सब लेकर के निकल जाने का। और दूसरा ऑप्शन होगा अपने वात्सल्य अकाउंट को स्टैंडर्ड एनपीएस में कन्वर्ट कराने का। अगर सब्सक्राइबर कंटिन्यू का ऑप्शन चुनता है तो उसके पास आगे 60 की उम्र तक और पेंशन जमा करने का ऑप्शन होगा। एनपीएस वात्सल्य की सभी विशेषताएं कमोबेश स्टैंडर्ड एनपीएस की तरह ही हैं। इनफैक्ट जिन लोगों ने एनपीएस में इन्वेस्ट कर रखा है वो भी अपने बच्चों के लिए वात्सल्य स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्कीम के लिए योग्यता क्या है। हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से कम है एनपीएस वात्सल्य के लिए एलिजिबल है। एनआरआई या फिर ओसीआई पेरेंट्स या गार्जियन भी चाहें तो वात्सल्य स्कीम के अंदर अपने बच्चे के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं। बस उन्हें अलग कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना होगा। खाता बच्चे के नाम पर ही खुलेगा। 18 साल पूरा करने तक अकाउंट ओपनिंग से लेकर उसे मैनेज करने तक का सारा काम पेरेंट्स करेंगे। बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करते ही खाता मैच्योर माना जाएगा, मतलब खाते का क्या करना है इसका फैसला वो खुद कर सकता है। मैच्योरिटी के बाद खाते का क्या होगा इस बारे में और आगे डिटेल से बताएंगे, लेकिन बहरहाल कंटिन्यू करते हुए गार्जियन ही इस अकाउंट का डिफॉल्ट नॉमिनी होगा और कोई नॉमिनी नहीं होगा। मतलब कि अगर बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो जो पूरी रकम है वो गार्जियन को चली जाएगी। गार्जियन के अलावा किसी और को नॉमिनी नहीं बना सकते। इसके अलावा एक बच्चे के नाम पर एक ही खाता खोल सकते हैं। जिन पेरेंट्स ने अपने नाम पर एनपीएस खाता खुलवा रखा है वो लोग भी अपने बच्चे के नाम पर एनपीएस वात्सल्य खाता खुलवा सकते हैं। माइनर्स यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैसे तो कई स्कीमें हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कीमें फिक्स्ड रिटर्न वाली हैं। जैसे कि सुकन्या समृद्धि में 8.2% तक का रिटर्न है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7% रिटर्न मिल रहा है। जबकि एनपीएस वात्सल्य जो है वो उसका रिटर्न मार्केट लिंक्ड है, मतलब जिस हिसाब से शेयर बाजार बढ़ेगा या घटेगा वात्सल्य स्कीम में जमा पैसों पर रिटर्न भी उसी हिसाब से घटता और बढ़ता रहेगा। चूंकि ये नई स्कीम है इसलिए पिछला रिटर्न बता पाना मुश्किल है ऑब्वियसली, लेकिन स्टैंडर्ड एनपीएस मतलब जो वयस्कों के लिए, अडल्ट्स के लिए है, उसमें हर साल औसतन 8 से 10% का रिटर्न दिया है। कुछ फंड हाउसेस की स्कीमों में तो ये रिटर्न 18% तक भी गया है। इसलिए वात्सल्य में औसतन हम 10% से ऊपर का रिटर्न का अंदाजा लगा सकते हैं। इसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर कोई पेरेंट्स 18 सालों तक अपने बच्चे के लिए हर साल 10,000 रुपये जमा करता है और जिस पर मान लेते हैं कि उसे एवरेज 10% का रिटर्न मिल रहा है, इस हिसाब से 18 सालों में उसका जो जमा है 1,80,000 रुपये वो बढ़कर हो जाएंगे 5,01,591 रुपये। मतलब 18 सालों में 3,20,000 का फायदा। 18 साल पूरा होने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, चाहे तो एग्जिट ले ले या फिर 60 साल की उम्र तक कंटिन्यू करा ले।
इस केस में अगर सब्सक्राइबर 60 सालों तक ये स्कीम कंटिन्यू कराता है तो उसका यही जमा पूंजी कॉर्पस 3,33,82,980 रुपए तक पहुंच सकता है। स्टैंडर्ड एनपीएस की तरह ही एनपीएस वात्सल्य खाता भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह खुल सकता है। किसी भी रजिस्टर्ड पीओपी की ब्रांच जाकर उनकी वेबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जिन्हें पीएफआरडीए की तरफ से वात्सल्य खाता खोलने का लाइसेंस दिया गया है, जैसे कि बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड वगैरह। सभी रजिस्टर्ड पीओपी की लिस्ट पीएफआरडीए की साइट पर दी हुई है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस लिस्ट के जरिए आप पता कर सकते हैं कि आपके घर के पास कौन सा पीओपी पड़ेगा। इसके अलावा पीओपी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ईएनपीएस प्लेटफॉर्म पर भी वात्सल्य खाता खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन खाता खुलवाने के लिए ईएनपीएस की वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर स्क्रॉल करते ही सबसे आखिर में आपको एनपीएस वात्सल्य वाली कैटेगरी दिखेगी, वहां रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक विंडो खुलेगा सामने, जिसमें गार्जियन जो होंगे उन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरनी होगी। गार्जियन की केवाईसी भी होगी, उसके लिए आईडी और एड्रेस प्रूफ भी देना होगा बाद में। एड्रेस प्रूफ और आईडी के नाम पर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में से कुछ भी चलेगा। अगर माता पिता से इतर कोई और कानूनी गार्जियन खाता खुलवा रहा है तो उसे कोर्ट द्वारा जारी लीगल डॉक्यूमेंट भी देना होगा, जिसमें यह लिखा हो कि उक्त बच्चे का कानूनी गार्जियन वही है। डिटेल्स भरने के बाद मेल और फोन पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी भरने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको माइनर यानी कि जिसके नाम पर खाता खुल रहा है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट जैसी तमाम डिटेल्स भरनी होंगी। बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर राज्यों के हायर सेकेंडरी बोर्ड्स या फिर सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की तरफ से जारी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन भी चलेगा। अगर माइनर का कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वात्सल्य खाता खुलवा सकते हैं। आवेदन करते समय माइनर के बैंक अकाउंट से जुड़ी कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी। हाँ, लेकिन खाते से पैसा निकालते हैं या फिर 18 साल से पहले एग्जिट करते हैं तब आपको बैंक खाते की डिटेल जरूर देनी पड़ेगी। जैसा कि शुरू में बताया है, एनपीएस वात्सल्य में आने वाले पैसों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। इनमें शेयर मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड, अन्य ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा निवेश करना है, इसका सिलेक्शन आपको करना होगा। इसके लिए 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलेंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड एनपीएस की तरह ही, ऑटो और एक्टिव। ऑटो चॉइस के अंदर भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, जिसे शॉर्टकट में LC75 कहते हैं। इस ऑप्शन के तहत आपके टोटल पैसों का 75% हिस्सा तयशुदा तरीके से शेयरों में ही लगाया जाएगा। फिर आता है दूसरा मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड यानी LC50। इसमें आपके टोटल डिपॉजिट का 50% हिस्सा फिक्स रूप से माने तय रूप से शेयरों में लगाया जाएगा। और कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड तीसरा ऑप्शन जो है LC25, इसमें कम से कम 25% हिस्सा तय रूप से शेयरों में लगाया जाएगा, बाकी पैसा अदर इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस में लगाया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको एक्टिव चॉइस का। इस ऑप्शन में गार्जियन खुद तय कर सकता है कि फंड के पैसों में से कितना हिस्सा किस इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन में लगाना चाहते हैं, लेकिन खुद से तय कर रहे हैं तो भी इक्विटी वाले ऑप्शन में आप टोटल डिपॉजिट का मैक्सिमम 75% कॉर्पोरेट डेट या फिर सरकारी सिक्योरिटीज में मैक्सिमम 100% और अन्य ऑल्टरनेटिव एसेट्स में 5% ही लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं चुन रहे हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली LC50 में लगा दिया जाएगा, मतलब कि 50% इक्विटी में। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने के बाद आपको कुछ और सिलेक्शन करने होंगे, जैसे कि CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, आप कौन सी रखना चाहते हैं। पेंशन अकाउंट से जुड़ा जो भी डेटा है उसे सुरक्षित स्टोर रखने का काम CRA करती है। आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन होगा उसे CRA ही संभाल कर रखती है। आपके पास 3 CRA में से चुनने का ऑप्शन होगा, प्रोटीन, केफिनटेक, कैंप्स एंड PS। हर CRA अपनी सर्विस के बदले आपसे कुछ चार्ज भी लेंगी, इसलिए CRA सेलेक्ट करने से पहले उनके तमाम चार्जेस के बारे में ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद आपको पेंशन फंड सेलेक्ट करना होगा। PFRDA की वेबसाइट पर पेंशन फंड्स की लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट हमने आपको स्क्रीन पर भी दे रखी है। वेबसाइट पर आप डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सा फंड हाउस किस टर्म कंडीशन के साथ आपको पेंशन प्रोवाइड करा रहा है। डिटेल्स भरने के बाद खाता शुरू करने के लिए शुरुआती तौर पर आपको 1000 रुपए का इनिशियल पेमेंट करना होगा। उसके इतर भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन 1000 रुपए से शुरुआत होगी। और हाँ, एक और ज़रूरी शर्त है कि साल भर में कम से कम आपको 1000 रुपए तो डिपॉजिट करने ही होंगे, इसकी अनिवार्यता है। नहीं जमा करने पर क्या होगा उसके बारे में आगे बताएंगे। बाकी अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम जितना चाहें उतने पैसे जमा कर सकते हैं। ये सारे तमाम सिलेक्शन करने के बाद आपको फॉर्म का रिव्यू करना होगा, ताकि ये श्योर हो सके कि कोई गड़बड़ इन्फॉर्मेशन तो नहीं भर दी गई है, इससे आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं।
डिटेल्स चेक करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, फिर एप्लीकेशन आगे जो प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद रसीद मिलेगी, उसे संभाल कर रखिएगा जो बाद में काम आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक यूनिक PRAN नंबर दिया जाएगा। बैलेंस चेक करने या फिर फंड की परफॉर्मेंस देखने के टाइम यही नंबर काम आएगा। ये तो हो गई ऑनलाइन प्रक्रिया। अब जानते हैं ऑफलाइन प्रोसेस क्या है। ऑफलाइन खाता खुलवाने के लिए आपको ऑथराइज्ड बैंक या फिर वित्तीय संस्थानों के पास जाना होगा। वहां जाकर NPS वात्सल्य फॉर्म मांगना होगा। ऑनलाइन की तरह ऑफलाइन फॉर्म में भी आपसे वही सेम डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। उन्हें फॉर्म भरने के साथ अटैच कर दीजिए और जमा कर दीजिए। PFRDA आपके फॉर्म की जांच करेगा। सब कुछ अगर सही रहता है तो आपके फॉर्म को अप्रूवल मिल जाएगा। खाता खुल गया, लेकिन अब आगे आने वाले सालों में पैसे जमा करना हो तो कैसे जमा करेंगे? फॉर्म की तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पैसा जमा करने का भी ऑप्शन है। नगद में पैसे जमा कराना चाहते हैं तो POP के पास चेक या कैश में दे सकते हैं। पैसे जमा करने के बाद उन्हें कंट्रीब्यूशन स्लिप दिया जाएगा। और अगर ऑनलाइन पेमेंट करने में कंफर्टेबल हैं तो उसका ऑप्शन भी है। POP भी ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी देते हैं। NPS ट्रस्ट के eNPS प्लेटफॉर्म के जरिए भी ऑनलाइन डिपॉजिट करा सकते हैं। अब सवाल आता है कि मिनिमम पैसे जो साल भर के लिए तय किए गए 1000 रुपये, वो अगर नहीं जमा किए तो क्या होगा? जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया, साल भर में कम से कम 1000 रुपये देना ही होगा। लेकिन अगर नहीं जमा कर पाए तो इस केस में अकाउंट को फ्रोजन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जैसे ही पैसा दोबारा जमा करेंगे, खाता एक्टिवेट हो जाएगा। खाता तभी बंद होगा जब सब्सक्राइबर खुद से इसके लिए आवेदन दे। अगर आपने हमारी NPS की वीडियो देखी है तो उसमें हमने आपको कुछ चार्जेस के बारे में भी बताया है। नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। सेम वही चार्जेस आपको NPS वात्सल्य में भी देने पड़ेंगे। मसलन POP चार्जेस, CRA चार्जेस, पेंशन फंड चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कस्टोडियन चार्जेस। इन चार्जेस की डिटेल जानकारी के लिए आपको अलग से एक और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहरहाल NPS की परफॉर्मेंस ट्रैक करने का भी ऑप्शन है। वैसे तो CRA एक तय अवधि में आपकी ईमेल ID पर स्टेटमेंट भेजते रहते हैं, लेकिन खुद से चेक करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है। NPS की साइट या मोबाइल ऐप पर अपने PRAN नंबर डालने पर आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। NPS वात्सल्य में डिपॉजिट पर टैक्स के मामले में हाल ही में बहुत बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वात्सल्य अकाउंट में जमा करने वाले पेरेंट्स को 80 CCD के अंदर एडिशनल 50,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन का फायदा दिया है। इससे पहले ये वाला डिडक्शन सिर्फ NPS Tier 1 खाता धारकों के लिए था। एक बात और, ये डिडक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पुरानी टैक्स रेजीम में टैक्स भर रहे हैं। अब बारी आती है मैच्योरिटी की। जैसे ही माइनर खाता धारक 18 साल का होता है, उसका खाता ऑटोमेटिकली NPS Tier 1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद बाकी सारे फायदे, फीचर, बेनिफिट, एग्जिट नॉर्म्स सब कुछ NPS 1 खाते की नियम शर्तों के हिसाब से अप्लाई होंगे। 18 साल पूरे करने के 3 महीनों के बाद सब्सक्राइबर का नया KYC होगा। नया KYC जमा करने के बाद ही Tier 1 अकाउंट के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउ होगा। अब सवाल आता है कि मैच्योरिटी के बाद क्या होगा? मैच्योरिटी के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप पेंशन फंड में मौजूद पूरे पैसे से एन्युटी खरीद सकते हैं। इन्हीं पैसों से आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलेंगे पेंशन के तौर पर। और अगर चाहते हैं कि कुछ पैसे निकाल लें और कुछ पैसों को ही रिटायरमेंट के लिए रखें तो इसका ऑप्शन भी है। हालांकि टोटल का 20% पैसा ही आप घर लेकर जा सकते हैं। जो बाकी 80% है उससे एन्युटी खरीदना ज़रूरी है। अगर पेंशन फंड में 2.5 लाख या फिर उससे कम जमा है या फिर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास उस टोटल डिपॉजिट रकम के हिसाब से कोई पेंशन प्लान नहीं है तो सब्सक्राइबर पेंशन फंड से पूरी रकम निकाल सकता है। ये तो मैच्योरिटी के बाद के नियम हो गए। अब सवाल है कि मान लेते हैं इन 18 सालों के बीच में किसी वजह से पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तब नियम के मुताबिक NPS ज्वाइन करने के 3 साल बाद ही किसी भी शर्त में आंशिक निकासी कर सकते हैं। खाते में जितने जमा हैं उसका मैक्सिमम 25% निकालने की ही परमिशन है। 18 साल की उम्र पूरी करने से पहले टोटल 3 बार आंशिक निकासी की इजाज़त है, वो भी सिर्फ इमरजेंसी स्थितियों में, जैसे कि माइनर सब्सक्राइबर की पढ़ाई के लिए, माइनर सब्सक्राइबर की बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, माइनर सब्सक्राइबर को 75% से ज़्यादा अगर दिव्यांगता हो गई है तो। अब एक और सिनेरियो बन रहा है, अगर माइनर के 18 साल से पहले डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में पेंशन फंड में जमा पूरे पैसे गार्जियन को लौटा दिए जाएंगे। लेकिन अगर गार्जियन में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा गार्जियन खाते में पैसे जमा कर सकता है। इसके लिए उसे नया KYC डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। अगर दोनों ही पेरेंट की डेथ हो गई है तो फिर कानूनी तौर पर बच्चे का जो गार्जियन है वो उसके अकाउंट का जिम्मेदार होगा। अब वो चाहे तो खाते में पैसा जमा कर सकता है और नहीं भी। अब एक जेन्युइन कंसर्न, अगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में कोई दिक्कत आए तो उसका उपाय भी है।
जहाँ भी दिक्कत आ रही है उससे रिलेटेड कोई इंटरमीडियरी है, जैसे पीओपी हो गई या फिर सीआरए हो गई या फिर कोई भी और इंटरमीडियरी, तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। जगह वही आपका माइनर का एनपीएस अकाउंट, शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलते ही संबंधित इंटरमीडियरी को अधिकतम 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का निपटारा करना होगा। अगर सब्सक्राइबर सुझाए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है तो शिकायत को और ऊपरी लेवल तक ले जा सकते हैं। पहले इंटरमीडियरी के पास जाएगा, वो नहीं करता है या फिर उसके समाधान से संतुष्ट नहीं है तो एनपीएस ट्रस्ट के पास जा सकते हैं, उसके समाधान से संतुष्ट नहीं है तो ओम्बुड्समैन के पास, उसके बाद पीएफआरडीए के पास, और इनसे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आखिरी रास्ता है एसएटी यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ तो आपकी शिकायत का निपटारा कर ही दिया जाएगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ लल्लन टॉप पर। फिर मिलेंगे अगले वीकेंड। देखते रहिए द लल्लन टॉप मालामाल वीकेंड। शुक्रिया।